नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज में हमने सेक्शन नंबर 1 पढ़ ली है एंड सेक्शन नंबर 170 लास्ट सेक्शन भी पढ़ ली है। सबसे पहली सेक्शन एंड सबसे लास्ट सेक्शन हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी है, क्योंकि इन्हीं का सबसे पहले पढ़ा जाना इम्पोर्टेंट है। और क्यों है, विद एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं वीडियो पर कि आप जो नए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी आप पढ़ाइए, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस में आसानी हो जाए, उनको कहीं हेल्प नहीं मिलती है नए लॉयर्स को। तो मैं इसके ऊपर भी विचार कर रहा हूं कि उनको किस तरीके से हेल्प की जा सके। हालांकि मेरी जो वीडियोस हैं आप इनको भी देखते रहेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रैक्टिस में मिलती रहेगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के थ्रू ही कहीं ना कहीं थ्योरी को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। फिर भी मैं अलग से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि नए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको हेल्प हो जाएगी। दूसरा, एक जो मेरी वीडियो थी पिछली बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 217, उसमें कुछ सेक्शंस यूज हुई, जैसे कि 196 या 353 बीएनएस। तो दोनों सेक्शन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हैं और सिमिलर बातें कहीं ना कहीं हेट स्पीच जैसी बात करती है। तो एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है कि जी दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको आप हमें समझा दीजिए, कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजन होता है। डेफिनेटली मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से दोनों सेक्शंस का जो डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और आप ये ध्यान रखिए, यस दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, बट एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सेक्शन नंबर 1 के बाद में वैसे तो सेक्शन नंबर 2 आती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं, बट मैं आज सेक्शन नंबर 2 ना पढ़ाकर सेक्शन नंबर 3 पर बात करूंगा। और आप, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है दोस्तों। आप पढ़ने को किसी भी सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, बट ये मेरा मानना है कि आप जिस तरीके से मैं सीक्वेंस ले रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होते चले जाएंगे। बेशक आप पढ़ने को कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा नंबर 3, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 5 हुआ करती थी। तो ये जो अब हम पार्ट शुरू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 से, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, हालांकि मैंने जब एक छोटी सी वीडियो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की बनाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसको कैसे पढ़ा जाए, तो मैंने उसमें आप लोगों को 4 पार्ट बताए थे। पहले पार्ट में ये बताया था कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। दूसरे पार्ट में ये डिसाइड करना है कि जब ये आपको पता चल गया कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं, तो अब दूसरे पार्ट में ये डिसाइड करना होगा कि इन्हीं फैक्ट्स को किस तरीके से कोर्ट में ले जाया जाएगा। कानून कौन कौन से तरीके अलाउ करता है कि आप इन्हीं तरीके से उन फैक्ट्स को कोर्ट में लेकर जाएंगे, तभी कोर्ट उनको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आपको मना कर सकती है कि ये फैक्ट इस तरीके से नहीं आया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट मैंने ये बताया था दोस्तों कि जब ये डिसाइड हो गया कि कौन सा फैक्ट कोर्ट में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, तो एक अगला पार्ट तीसरा ये बताता है कि इस फैक्ट को इस तरीके से कौन सी पार्टी कोर्ट में लेकर जाएगी, किस पार्टी की ड्यूटी होगी किसी फैक्ट को इस तरीके से कोर्ट में ले जाने की। और फिर मैंने बताया था चौथी बात कि कोई भी फैक्ट 3 तरीके से कोर्ट में जा सकता है, ओरल एविडेंस के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू, या सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर जा सकता है। तो इन्हीं बातों को कोर्ट में ले जाने के लिए किसी भी तरीके से आप चाहे ले जाइए, एटलीस्ट एक विटनेस, एक गवाह आपको चाहिए किसी फैक्ट को
कोर्ट तक ले जाने के लिए। तो वो गवाह कौन हो सकता है और उस गवाह का परीक्षण एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये 4 पार्ट मैंने आपको आसानी से समझने के लिए बताए थे। ऐसा नहीं है कि इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में केवल ये ही 4 पार्ट हैं। नो, मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, इंडियन एविडेंस एक्ट की देखी हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता की देखी हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की देखी होंगी, तो आपको कुछ ना कुछ 100% आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करती होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। 3 दिन के अंदर अंदर आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स आप देना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। नोटिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए जिससे कि वीडियो नई आपको तुरंत मिल जाए। सीरियसनेस के साथ आप पढ़ेंगे, रजिस्टर पेन लेके बैठेंगे और बातों को नोट भी करते रहेंगे। पार्ट नंबर 1 देखा हमने, प्रिलिमिनरी था, जिसमें केवल 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, जिनमें से सेक्शन नंबर 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 2 अभी हम पढ़ाएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे पढ़ाएंगे। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 शुरू होता है सेक्शन नंबर 3 से लेकर एंड सेक्शन नंबर 50 तक ये जाता है। आज इस पार्ट में अध्याय 2 की बारी है। पार्ट भी 2 है और चैप्टर भी 2 है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, तो आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और हिंदी में बात करें तो तथ्यों के सुसंगति के विषय में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस चैप्टर 2 में जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक जाती हैं, और 1872 वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में यही सेक्शंस सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक जाती है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, यहां 1872 वाले में सेक्शन नंबर 5 एंड 2023 वाले में सेक्शन नंबर 3 इस चैप्टर की ओपनिंग सेक्शन है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर आपने इस सेक्शन को नहीं समझा तो आप बहुत सारे आंसर गलत करेंगे किसी एग्जाम में, और प्रैक्टिस में आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो और आज के बाद में जितनी भी एविडेंस एक्ट की वीडियोस आप देखेंगे तो आपके पास अपना एक मोटा रजिस्टर होना चाहिए दोस्तों, पतला नहीं। मोटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारा का सारा एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक ही रजिस्टर में होना चाहिए आपका, जब तक हम इसको खत्म करेंगे। छोटे छोटे रजिस्टर आपको कंफ्यूज करेंगे, और हर वो बात जो मैं आपको यहां बताऊंगा उसे आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया तो उसी रिवीजन के लिए, उस फैक्ट के रिवीजन के लिए आपको मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बट आपको शायद कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद इंडियन एविडेंस की हर वीडियो आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठेंगे और जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको आप नोट करते जाएंगे। उसके बाद देखिए कि आपको कितना आसान लगेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हेडिंग देखें अगर इस सेक्शन का, तो हेडिंग कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। विवादक तथ्यों व सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। हेडिंग ने केवल इतनी सी बात बताई है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये सेक्शन, मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको समझ आता चला जाएगा। इस सेक्शन को समझने के लिए आप इसे 2 पार्ट में बांट लीजिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको जब बुक में पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे, पहले पार्ट में आप ये देखिए कि एविडेंस मे बी गिवन वेयर, जो साक्ष्य है वो कहां दिया जा सकता है। इस सेक्शन का पहला पार्ट तो ये बताएगा। दूसरा पार्ट, एविडेंस मे बी गिवन फॉर विच, साक्ष्य किसके बारे में दिया जा सकता है, साक्ष्य कहां दिया जा सकता है और किसके बारे में दिया जा सकता है। ये सेक्शन 2 बातों पर बात करती है। तो पहले पार्ट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मैं एज इट इज जो वर्ड्स वहां पर लिखे उनको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको,
आप बेयर एक्ट लेके बैठेंगे तो उनको आप देखते जाइएगा साथ के साथ। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और इन एनी प्रोसीडिंग। ये मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है, अदरवाइज लैंग्वेज आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, अर्थात वाद में या कार्यवाही में साक्ष्य दिया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको बनता है सबसे पहले कि साक्ष्य कहां दिया जा सकता है। जब आपको आंसर में मिलेगा तो आप क्या जवाब देंगे, या तो वाद में या कार्यवाही में, सूट में या एनी प्रोसीडिंग में। आपको यही वर्ड्स याद होने चाहिए दोस्तों। प्रोसीडिंग की जगह पे आप कुछ और नहीं लिख देंगे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स या सिविल मैटर्स, कुछ अलग नहीं लिखेंगे। वर्ड्स पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में। हालांकि पूरे के पूरे लॉ में आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बट स्पेशली भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जितने भी वर्ड्स लिखे गए, एक एक वर्ड को इतना सेलेक्ट करके लिखा गया है कि अगर आपने थोड़ा सा स्लिप कर दिया माइंड को उस वर्ड से तो बहुत बड़ा मीनिंग आप मिस कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कि जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो कहां कहां दी जा सकती है, तो वो सूट में दी जा सकती है और इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी कार्यवाही में दी जा सकती है। और सूट की जब बात आती है तो इट मींस ये सिविल मैटर्स की बात कर रहा है, सिविल सूट की बात कर रहा है। और जब प्रोसीडिंग की बात आती है तो यहां दोनों टाइप की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो कहां कहां एविडेंस दिया जा सकता है, पहले पार्ट में तो ये बात हुई। अब दूसरा पार्ट किसके बारे में बात करता है कि साक्ष्य किसके लिए दिया जा सकता है, फॉर विच द एविडेंस मे बी गिवन। तो दूसरे पार्ट में देखिए, द एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। दो वर्ड तो आपको ये याद होने चाहिए, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। और किसकी एग्जिस्टेंस और किसकी नॉन एग्जिस्टेंस, ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। एवरी फैक्ट इन इशू, एवरी पे भी आपको कंसंट्रेट करना है, फैक्ट इन इशू पर भी कंसंट्रेट करना है। चार वर्ड हो गए अभी तक, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। एक बात तो ये हुई। और एविडेंस मे बी गिवन ऑफ सच अदर फैक्ट्स। सच अदर फैक्ट्स का मतलब कि भैया ये फैक्ट्स इन इशू से कुछ अलग तथ्य हैं, अलग फैक्ट्स हैं। सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। तो आपको शब्द कौन कौन से ध्यान देना है कि भैया जो एविडेंस दी जा सकती है वो किसी फैक्ट्स इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए दी जा सकती है, या फिर किसी दूसरे ऐसे फैक्ट के लिए भी दी जा सकती है जिसको इसके बाद, हियर इन आफ्टर का मतलब आफ्टर सेक्शन 3, सेक्शन 3 के बाद जितनी सेक्शंस में किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को रेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो तो उस रेलेवेंट फैक्ट के लिए भी एविडेंस दी जा सकती है। इस रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए भी एविडेंस दी जा सकती है। एंड ऑफ नो अदर्स, इट मींस कि इनसे अलग, रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस या फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के अलग कोई भी एविडेंस, किसी बात के लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती है। और कितना ही अच्छे से ये लिखा है, जब भी आप लिखें सेक्शन 3 या सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें ये लिखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एंड ऑफ नो अदर्स। बहुत बड़ा मीनिंग है इस बात का। हिंदी में बात करें तो हर विवादक तथ्य या हर ऐसे तथ्यों जिनको यहां के पश्चात सुसंगत घोषित किया है, ऐसे हर तथ्यों के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है और किन्हीं अन्यों का नहीं दिया जा सकता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साक्ष्य किस किसका दिया जा सकता है, कहां दिया जा सकता है, वो सूट और एनी प्रोसीडिंग आ गया। किस किस के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, एविडेंस दी जा सकती है, तो आपने दो बातों को ध्यान रखना है, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इन दोनों का क्या, इन दोनों का एग्जिस्टेंस
और इन्हीं दोनों का नॉन एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। तो 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, फैक्ट्स एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट और उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या अस्तित्व के बारे में ही साक्ष्य दिया जा सकता है और किसी अन्य के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब ये जो वर्ड्स हैं ये प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को काफी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि मान लो कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और एक पार्टी ने कोई एविडेंस देने की कोशिश की, और जब एविडेंस देने की कोशिश की तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या कहती है। अगर आपको ये नहीं पता तो अपोजिट पार्टी कुछ भी बात के लिए एविडेंस देकर चली जाएगी और उससे कोर्ट प्रेजुडिस हो सकती है। तो जब कोई दूसरी पार्टी एविडेंस देने की कोशिश कर रही है तभी आपको रोकना होगा अगर वो एविडेंस इन दोनों बातों से अलग किसी और बात के लिए होगी, और कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा आपको ये बेयर एक्ट का प्रोविजन दिखाकर कि सर लॉ ने क्लियर कट बोला है कि एविडेंस केवल 2 ही बातों के लिए दी जा सकती है, फैक्ट्स एंड इशू या फिर रेलेवेंट, और किसी के लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती। और ये व्यक्ति जो पार्टी है एविडेंस देना चाहती है, ये फैक्ट ना तो फैक्ट एंड इशू है इस सूट में, इस कार्यवाही में, और ना ही रेलेवेंट फैक्ट है इस सूट इस कार्यवाही में। इसलिए इस पार्टी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि इस तथ्य के लिए ये एविडेंस दे। ये आपको इनिशियली ऑब्जेक्शन करना चाहिए अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। ये तो हुई सेक्शन नंबर 3, और ऐसा नहीं अभी कंप्लीट हो गई, अभी बहुत कुछ बचा है इसके बारे में, अभी लौट के आऊंगा मैं थोड़ी देर में इस पर। अकेला सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उसे सेक्शन नंबर 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या 136 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ नहीं पढ़ेंगे। उसके साथ पढ़ना हमारी मजबूरी हो जाती है। क्यों मजबूरी हो जाती है? क्योंकि सेक्शन नंबर 3 में आपने अभी देखा कि कुछ बातों के लिए ही एविडेंस दी जानी है। तो इसका कनेक्शन 141 बीएसए से क्या है? तो देखिए इसका हेडिंग है जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे कि कोई साक्ष्य जो देना चाहती है पार्टी कि उसको ग्राह्य किया जाए, एडमिट किया जाए या ना किया जाए, हु विल डिसाइड इट। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन बन गया, सेक्शन 141 बीएसए कहती है कि इस बात का जो डिसीजन लेंगे वो जज लेंगे। यहां पर वर्ड जज यूज हुआ है, तो जज का मतलब स्ट्रिक्टली केवल एडिशनल सेशन जज और सेशन जज नहीं है। यहां पर जो भी डिसीजन ले रहे हैं मैजिस्ट्रेट भी होंगे तो वो भी यहां पर एप्लीकेबल है, तो कोर्ट आप कह सकते हैं। तो आगे देखिए इस सेक्शन के बारे में मैं एक छोटी बात आपको बताना चाहता हूं और इस तरीके से आप याद रखिए। इस सेक्शन के बारे में ये इमेजिन किया जा सकता है कि इट इज अ कोर्ट विद 50 डोर्स। जब ये 1872 वाला कानून था ये तब के लिए इमेजिन किया जा सकता था कि 50 दरवाजों वाला न्यायालय होता है। सेक्शन नंबर 136 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। लेकिन अब यही कोटेशन चेंज हो जाएगी कि सेक्शन 141 बीएसए इज अ कोर्ट विद 47 डोर्स। 47 दरवाजों वाला न्यायालय है। 136 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहती है कि न्यायालय में 50 या 47 दरवाजे हैं और उस न्यायालय के हर गेट पर जज साहब बैठे हैं। और अगर कोई पार्टी आती है न्यायालय में और वो ये कहती है कि मुझे इस फैक्ट को न्यायालय के अंदर लेकर जाना है, तो जज साहब उस पार्टी से पूछेंगे कि पहले आप ये बताइए कि इन 50 दरवाजों में से, अगर पुरानी बात करें तो
अब नई बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो इन 47 दरवाजों में से कौन सा दरवाजा आपको ओपन किया जाए, तो उस पार्टी को बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर दरवाजे से एंट्री करना चाहता हूं। तो ये दरवाजे हैं कौन से? तो जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात होती थी, तो वहां पर सेक्शन थी 6 से लेकर 55। देखिए, अभी जब मैंने चैप्टर नंबर 2 की बात की, तो मैंने बात करी सेक्शन 5 से लेकर 55, लेकिन जब मैं 50 दरवाजों की बात कर रहा हूं, तो मैंने 6 से शुरू किया इंस्टेड ऑफ 5। 6 से लेकर 55 तक, 6 से लेकर 55 तक अगर आप देखेंगे, तो ये टोटल नंबर 50 सेक्शंस हैं, 50 धाराएं हैं। और ये 50 धाराएं, ये वही 50 दरवाजे हैं जो एक कोर्ट में लगाए गए हैं। और पार्टी से कहा जा रहा है कि अब बताइए कि इन 50 में से आप कौन सा दरवाजा खोलकर अंदर कोर्ट में जाना चाहते हैं। और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करें, तो वहां पर 47 सेक्शंस हो गई हैं। तो अब दरवाजे कितने रह गए 50 से घटकर 47। तो जब मैंने अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 की बात की थी, तो वहां सेक्शंस बताई थी 3 to 50, लेकिन अब जब मैं 47 दरवाजों की बात करता हूं, तो ये सेक्शन 4 to 50 तक जाती है। तो ये दरवाजा बताना पड़ेगा उस पार्टी को कि मैं इन सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन के थ्रू कोर्ट में एंटर करना चाहता हूं। तो मैं ब्रीफ बताऊंगा अभी इस सेक्शन का, 136 इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें यह कहा गया, जज की ड्यूटी लगाई गई है, जज की ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही कोई पार्टी किसी फैक्ट के लिए एविडेंस देना चाहती है, ध्यान देना, किसी भी फैक्ट के लिए एविडेंस देना चाहती है, तो अब आपके माइंड में सेक्शन नंबर 3 आना चाहिए कि यहां जो लिख दिया उन्होंने एनी फैक्ट, यहां लिख दिया उन्होंने एनी फैक्ट के लिए एविडेंस देना चाहती है, यानी किसी भी तथ्य के लिए एविडेंस दे सकती है पार्टी। लेकिन सेक्शन 3 ने क्या कहा, या 5 इंडियन एविडेंस एक्ट ने क्या कहा कि एविडेंस तो केवल 2 बातों के लिए दी जा सकती है, एनी फैक्ट के लिए नहीं। 2 फैक्ट्स, फैक्ट्स इन इशू और या फिर रेलेवेंट फैक्ट। तो यहां पर एनी फैक्ट का क्या मतलब है? एनी फैक्ट का मतलब आइदर इट इज फैक्ट इन इशू और इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो अगर कोई भी पार्टी किसी भी फैक्ट के लिए एविडेंस देना चाहती है, तो जज साहब की ड्यूटी है कि उससे वो पूछ सकते हैं। अभी तो मे लगाया, जज मे आस्क टू द पार्टी, वो पूछ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपके इस फैक्ट को प्रूव मान लिया जाए, तो आप ये बताइए कि आपका फैक्ट कौन सी सेक्शन में रेलेवेंट होगा, किस धारा में सुसंगत होगा। और जैसे ही उस पार्टी का जवाब आया, और वो फिर उस जवाब के आधार पर जज साहब डिसाइड करेंगे कि यस, ये जो रास्ता अपना रहे हैं, जो दरवाजा खोलना चाहते हैं, जो धारा बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में ये तथ्य रेलेवेंट होगा, क्या वो ठीक है। और अगर जज साहब ये पाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जो इन्होंने रास्ता बताया, जो इन्होंने सेक्शन बताई कि उस पर्टिकुलर धारा में जाकर ये सुसंगत होगा, तो फिर जज साहब को बाउंड कर दिया कि अब आप ऐसी एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर रेलेवेंसी बता दी गई है, सुसंगति बता दी गई है, तो फिर ऐसे साक्ष्य को ग्राह्य किया जाएगा। इट मींस जज साहब के पास एक पावर है कि कोई भी पार्टी किसी फैक्ट को अगर लेकर आना चाहती है किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग में, तो जज साहब उस पार्टी से पूछ लें कि भाई आप हमें बताइए कि ये तथ्य किस तरीके से रेलेवेंट है इस सूट और इस प्रोसीडिंग से। अगर वो पार्टी फेल हो जाती है, वो सुसंगति नहीं बता पाती है, या फिर मजिस्ट्रेट साहब ने ही डिसाइड कर लिया कि ये फैक्ट तो रेलेवेंट नहीं है सूट से, तो ऐसे फैक्ट के लिए जो एविडेंस दी जा रही है उसको इस सूट के अंदर या प्रोसीडिंग के अंदर या कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इट मींस
जज साहब जो 47 या 50 दरवाजों पर बैठे हैं पार्टी से ये पूछने के लिए कि कौन से दरवाजे को यूज करना चाहते हो, अगर सही सही दरवाजा नहीं सेलेक्ट किया पार्टी ने तो फिर कोर्ट में जाने का रास्ता क्लोज है, कोर्ट में वो एविडेंस नहीं जा सकती। सपोज मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं कि मान लो कि प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, और उसने कहा कि किसी एक्यूज के कन्फेशन को मैं कोर्ट के अंदर लाना चाहता हूं, प्रोसीडिंग में लाना चाहता हूं, तो कोर्ट क्या पूछेगी उससे, प्रोसिक्यूशन से, कि आप पहले ये बताइए कि ये कन्फेशन धारा 4 से लेकर 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक कौन सी धारा में सुसंगत होगा। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि जी उस कन्फेशन को मैं सेक्शन नंबर 18 इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन नंबर 16 बीएसए में सुसंगत मानते हुए इस एक्यूज के कन्फेशन को प्रोसीडिंग में लाना चाहता हूं। तो जज साहब देखेंगे कि हाँ प्राइमा फेसाई इस सेक्शन में ये रेलेवेंट हो जाता है, तो क्या करेंगे, इस कोर्ट के दरवाजे को जज साहब ओपन कर देंगे। लेकिन साथ के साथ अपोजिट पार्टी आती है और वो ये कहती है कि जज साहब नहीं, क्योंकि ये कन्फेशन पुलिस को दिया है एक्यूज ने, तो सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 23 सबसेक्शन 1 बीएसए ये इररिलेवेंट बनाता है, क्योंकि ये कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया और ये दोनों सेक्शन कहती हैं पुलिस ऑफिसर को दिए गए कन्फेशन को प्रूव नहीं किया जा सकता, वो इररिलेवेंट होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा। तो इसलिए जज साहब ने फिर से क्या किया, दरवाजा तो खोल दिया लेकिन उस पे एक बार लगा दिया, उस पे एक छोटा सा रुकावट डाल दी, रास्ता एक डंडा लगा दिया कि भैया आप इस अंदर नहीं जाओगे, दरवाजा तो खुल गया है। तो जैसे ही कोर्ट ने ये बार लगाया तो फिर प्रोसिक्यूशन को फिर अंदर जाने से रोक दिया। तभी प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि सर कि बेशक ये सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बीएसए में फॉल करता है, इवन देन ये सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर रिकवरी हुई है, डिस्कवरी हुई है फैक्ट की। जो आज की डेट में बात करें तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बीएसए है, तो कहता है कि इतना पोर्शन रिलेवेंट हो जाएगा इस सेक्शन के आधार पर। तो जज साहब क्या करेंगे कि अब इस बार को भी खोल देंगे और ऐसी एविडेंस जो एक्यूज के कन्फेशन को प्रूव करने के लिए कोर्ट में देने की कोशिश कर रहा है प्रोसिक्यूशन, उसको जज साहब एडमिट कर लेंगे। और यहां पे एडमिट करने का मतलब ये नहीं है कि उसके आधार पर सजा दे देंगे। देखिए ये रेलेवेंट फैक्ट था, कौन सी सेक्शन ने बताया वो इस तरीके से सामने आया, और रेलेवेंट फैक्ट हो जाने के बाद केवल रेलेवेंसी के आधार पर सजा नहीं हो जाती है। उस रेलेवेंट फैक्ट को जब कोई व्यक्ति प्रूव करने कोर्ट में आएगा तो पहले तो वो अपनी गवाही कोर्ट को देगा चीफ एग्जामिनेशन के फॉर्म में, मुख्य परीक्षा के फॉर्म में, फिर अपोजिट पार्टी को मौका दिया जाएगा कि आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करो और आप चाहो तो इसे प्रूव करो कि ये झूठ बोल रहा है। तो दूसरी पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर वो कोशिश पूरी हो पाई उनकी, वो समझा पाए जज साहब को कि ये देखिए इस तरीके से ये झूठ बोल रहा है, तो उसके रेलेवेंट फैक्ट को एज इट इज आके बोल देने से, जैसा प्रोसिक्यूशन ने बोला, तब भी वो प्रूव नहीं हो जाता है। तो प्रूव करने का दूसरा तरीका है, जब मैं डेफिनेशन फॉर्म बताऊंगा देन प्रूव को बहुत अच्छे से बताएंगे। और इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रूव की, मैंने पहले ही बोला कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ रजिस्टर और पेन के साथ बैठना पड़ेगा और कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस को देखना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्शन थी 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नाउ कोर्ट रूम विद 47 डोर्स। तो ये आपको दो सेक्शन साथ में पढ़नी होंगी, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 141 बीएसए। अभी मैं और आगे जाऊं इसमें डिटेल में, मैं लौट कर फिर से आता हूं सेक्शन नंबर 3 पर।
और सेक्शन नंबर 3 में क्या क्या वर्ड्स यूज हुए उनको आप देखें। सेकंड पार्ट पे मैं लौट के आऊंगा। सेकंड पार्ट में लिखा था, हालांकि ऐसा कोई एक्ट में नहीं बांटा गया है पार्ट, मैं आपको समझाने के कारण से दो पार्ट में समझा रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में लिखा गया एविडेंस में बी गिवन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एविडेंस क्या होती है। जब तक एविडेंस आप नहीं जान पाएंगे तो आप किस बात को अलाउ करेंगे, किसको रोकेंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको कि एविडेंस होती क्या है। क्योंकि लॉ ने किस बात को देने के लिए अलाउ किया है, लॉ ने केवल और केवल एविडेंस को देने के लिए अलाउ किया है। साक्ष्य ही दिया जा सकता है, और अगर कोई बात साक्ष्य में फॉल ही नहीं करती है, एविडेंस है ही नहीं कोई बात, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे देने के लिए? नहीं। ये आपकी ड्यूटी बनती है। जैसे ही कोई ऐसी बात कोर्ट में दी जा रही है जो साक्ष्य ही नहीं है और वो फैक्ट्स इन इशू की नॉन एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस बताने के लिए दिया जा रहा है, तो आपकी ड्यूटी है उसे ऑब्जेक्शन करिए, जज साहब को दिखाइए कि ये देखिए सेक्शन नंबर 3 केवल और केवल एविडेंस को देने की बात करती है, और ये जो डॉक्यूमेंट या ये जो विटनेस पेश किया जा रहा है ये एविडेंस नहीं है। और वो कब पता चलेगा आपको कि एविडेंस नहीं है? जब आप एविडेंस की डेफिनेशन देख लेंगे, समझ लेंगे कि एविडेंस होता क्या है। तो एक बात तो हुई, एविडेंस समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी बात कि ये जो एविडेंस दी जा रही थी ये किसके लिए दी जा रही थी? फैक्ट्स इन इशू के लिए दी जा रही थी। तो फैक्ट इन इशू क्या होगा वो अगर आपने नहीं समझा तो भी दिक्कत आ जाएगी। और तीसरी बात कि अदर देन फैक्ट इन इशू कुछ और फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। और कहां पर हैं वो रेलेवेंट फैक्ट? सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन 50 तक जितनी भी सेक्शंस लिखी हैं, इन हर सेक्शन में रेलेवेंसी बताई गई है फैक्ट की कि ये फैक्ट रेलेवेंट होगा किसी सूट किसी प्रोसीडिंग में, या ये फैक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। तो अगर कोई एविडेंस दी जा रही है और वो रेलेवेंट फैक्ट ही नहीं है तो भी आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट के लिए दी जा सकती है। और साथ में 141 जो अभी मैंने सेक्शन डिस्कस करी उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर कोई फैक्ट इन इशू ही नहीं है, एविडेंस तो है, तो भी आपको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा कि सेक्शन 3 ऑफ BSA कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए ये एविडेंस नहीं दी जा सकती। और दो शब्द हैं यहाँ पर कि एक तो है एग्जिस्टेंस और एक है नॉन एग्जिस्टेंस। अस्तित्व और अनअस्तित्व किसका? फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का। ये दोनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। जब प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे देन ये वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी समझ आएगी उस समय पर। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट एंड एविडेंस, ये 5 बातें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। देन जाकर आप कहेंगे कि सेक्शन नंबर 3 आपको समझ आ गई है। इसी तरीके से देखिए ये जो डेफिनेशंस आपको मिलेंगे कहीं लिखी हुई, ये कहां मिलेंगी? कहां मिलेंगी आपको? ये आपको सेक्शन नंबर 2 BSA में मिलेंगी। तो सेक्शन नंबर 2 को इसीलिए मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं साथ के साथ उस हर सेक्शन के साथ पढ़ाऊंगा जहां जहां इन वर्ड्स की जरूरत पड़ती चली जाएगी। देन हम सेक्शन 2 में जाकर उस वर्ड का मीनिंग देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन नंबर 3 और इससे कनेक्टेड सेक्शन 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं डेफिनेशंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।